बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हैसला को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि रिएक्शन का हीट चेंज इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि रिएक्शन कैसे होता है, बल्कि सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। और एक ही जगह पहुँचने के लिए आप सीधा रोड यूज़ करो या चक्कर लगा कर जाओ, एनर्जी का जो हिसाब है वो सेम रहेगा। सो केमिस्ट्री में इसी आइडिया को हम हैसला कहते हैं। सबसे पहले ना एक बेसिक बात याद रखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्टेड फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। यानी एनर्जी जो है वो कहीं गायब नहीं होती, ना ही एनर्जी एक्स्ट्रा पैदा भी नहीं होती। सो ये चेंज होती है एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज हो जाती है। सो एक साइंटिस्ट थे हेनरी हेस, उन्होंने अप्लाई किया इस प्रिंसिपल को टू द इंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, हेनरी हेस ने केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी पर अप्लाई किया इस प्रिंसिपल को। एंड उसके बाद एक चीज़ है कि हर रिएक्शन का जो चेंज इन इंथैल्पी है ना, वो हम कैलोरीमीटर से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। फैसला की ज़रूरत कैसे पड़ी कि सम रिएक्शंस अकर इन द स्टेप्स और कैन नॉट बी कैरीड आउट डायरेक्टली। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते। सो उनका इंथैल्पी चेंज जो है ना, वो मेजर हम कैलोरीमीटर को यूज़ करते हुए नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हैसला की ज़रूरत होती है। सो जैसे एक एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन की, CCl4। अब ये जो है ना डायरेक्टली प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता। कार्बन और क्लोरीन को हम रिएक्ट करेंगे और टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। सो ये डायरेक्टली प्रिपेयर्ड नहीं होता। जब डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो चेंज इन इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? इसका आंसर है हैसला। हैसला अलाउ अस टू कैलकुलेट चेंज इन इंथैल्पी फॉर सच रिएक्शंस इनडायरेक्टली। अब आते हैं हैसला की एग्जैक्ट स्टेटमेंट के ऊपर। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द हैसला? द टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और रूट विच द रिएक्शन अकर। यानी कि जो टोटल इंथैल्पी चेंज है एक केमिकल रिएक्शन का, वो डिपेंड नहीं करता कौन सा पाथ या रूट जो है वो फॉलो किया जा रहा है, जस्ट डिपेंड करता है उसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर दी सेम। रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली हो यानी सिंगल स्टेप में हो, इनडायरेक्टली हो मल्टीपल स्टेप्स में हो, मतलब हो सकता है। एंड इसके अलावा उसमें इंटरमीडिएट बन सकते हैं, जैसा कि MNXYZ। ये जो रूट्स हैं इनको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। कि इस इमेज को देखें तो अब हमारे पास रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट B है, यानी हमने A से ना B के पास जाना है। सो अब या तो हम डायरेक्ट रूट यूज़ करें, A से B में हम जा सकते हैं, या तो हम इनडायरेक्ट पाथ यूज़ करते हैं। सो इंथैल्पी चेंज 1 एंड इंथैल्पी चेंज 2, हम इनडायरेक्ट रूट 1 को यूज़ करते हैं और इसके बीच में ना एक इंटरमीडिएट बनता है M+N, और फिर हम B के पास पहुंचते हैं। अगर इनडायरेक्ट रूट 2 यूज़ करें तो A पहले X के पास जाता है, X से Y प्लस Z के पास और फिर B के पास। सो दो रूट यहाँ पे फॉलो हो सकते हैं। इनडायरेक्ट रूट के अंदर हम जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है वो होती है हमारे पास इंथैल्पी चेंज ΔH1 प्लस ΔH2। लेकिन अगर रूट 2 फॉलो करें तो यहाँ पे हमारे पास ΔH3 प्लस ΔH4 एंड प्लस ΔH5। तो यहाँ पे दो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बन रहा है। सो यहाँ पे हमें हैसला की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, कैलकुलेटिंग इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन यूजिंग इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। यहाँ एक सैम्पल प्रॉब्लम है। सो हमें कैलकुलेट करनी है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग द हैसला विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कंबशन डेटा। अब कार्बन ना अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, ग्रेफाइट की फॉर्म में, इसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। और यहाँ पर जो था ना इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, यानी ये डायरेक्ट रिएक्शन था, यहाँ पर इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो है वो है -393.5 किलो जूल पर मोल। इसी तरह यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसने रिएक्ट किया सिंगल ऑक्सीजन के साथ, इसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही बना। लेकिन यहाँ पर जो है ना ΔH2 की जो वैल्यू है वो है -283 किलो जूल पर मोल। थर्ड रिएक्शन होता है सिंगल कार्बन ने सिंगल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। एंड यहाँ पे ΔH1 की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे हम इस इमेज को देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, और अगर हम रूट 1 यानी डायरेक्ट रिएक्शन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ΔHR की वैल्यू हमें ये गिवन है।
अगर यहीं पे रूट 2 फॉलो किया जाए, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, पहले सिंगल कार्बन और सॉरी कार्बन था ही सिंगल, उसके बाद कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम में चेंज हो जाए और देन थर्ड स्टेप में जो है यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बने। पॉसिबल तो है ना, यानी दोनों रूट फॉलो हो सकते हैं। दीज आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब हमें क्या करना है कि डेल H1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल H2 हमें ऑलरेडी गिवन है। सो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या है, -393.5 किलो जॉल पर मोल, डेल H1 प्लस डेल H2। अब डेल H1 हमने फाइंड आउट करना है, तो हम डेल H में से माइनस करेंगे डेल H2 को, ऑलरेडी बीच में माइनस ही है तो हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस 110.5 किलो जॉल पर मोल हमारे पास डेल H1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंड हमें सैम्पल प्रॉब्लम एक 6.4 में एक रिएक्शन गिवन है। C2H4 ने रिएक्ट किया HCl के साथ, इसके रिजल्ट में हमारे पास C2H5Cl एज अ प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज गिवन है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। सो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 की वैल्यू होती है +52.2, एंड HCl की वैल्यू होती है -92.3, एंड जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है विच इज़ -109। अब यहाँ पे हम हेस्ला का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हेस्ला फॉर्मूला इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि हम प्रोडक्ट में से ना रिएक्टेंट्स को माइनस करेंगे, यानी कि दिस इज द प्रोडक्ट, इसमें से हमने रिएक्टेंट्स को माइनस करना है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट में से हम माइनस करेंगे रिएक्टेंट्स को। तो सबसे पहले हम दोनों को प्लस करेंगे, 52.2 को प्लस करेंगे -92.3 के साथ, एंड लास्ट में हम माइनस करेंगे विद -109। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी विच इज़ -68.9 किलो जॉल पर मोल। अब वैल्यू माइनस में है तो मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंड यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पे हमें ना सैम्पल प्रॉब्लम 6.5 में हमें प्रोपेन गिवन है। प्रोपेन को हमने बर्न किया विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रोपेन को ना बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 3 मोल है और वाटर 4 मोल फॉर्म हुआ है, एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज़ की थी ना एज अ रिएक्टेंट, वो 5 मोल्स ऑक्सीजन के यूज़ किए गए थे। अब यहाँ पे मैस गिवन है कि 14.64 ग्राम प्रोपेन को बर्न किया विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एंड 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर था एंड 1 atm प्रेशर। तो इसके रिजल्ट में जो हीट रिलीज हुई है, निकली है, विच इज़ 678.6 किलो जॉल, यानी यहाँ पर हीट जो है ना वो इवॉल्व हुई है। हमने कैलकुलेट करनी है इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन और स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हमें इंथैल्पीज ऑलरेडी गिवन है, -393.5 51 किलो जॉल पर मोल एंड -241.82 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पे हमें इंथैल्पीज गिवन है, एंड सोल्यूशन में अगर हम आए तो सबसे पहले हमें मैस ऑलरेडी गिवन है। मोलर मैस होता है प्रोपेन का 44.096 किलो ग्राम पर मोल। अब हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, जो कि हमारे पास आए 0.3320 मोल, एंड 1 मोल प्रोपेन में अगर हो तो कितनी हीट इवॉल्व होगी। तो हमारे पास जो हीट इवॉल्व हुई है उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो हमारे पास आ जाता है -2044 किलो जॉल पर मोल। अब माइनस में तो यानी हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे हम हेस्ला का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने ना प्रोडक्ट में से जो रिएक्टेंट्स हैं उनको माइनस करना है, तो 3 मोल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था एंड 4 मोल्स हमारे पास हुए थे वाटर। सिमिलरली यहाँ पे हमने 1 मोल प्रोपेन यूज़ की थी एंड 5 मोल्स ऑक्सीजन के यूज़ किए थे। तो इनकी जो इंथैल्पीज़ है ना हम उस वैल्यू को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हम सिमिलरली सारी वैल्यूज़ ऐड करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड हमारे पास जो वैल्यू आएगी विच इज़ -104 किलो जॉल पर मोल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, वो आ जाएगी -104 किलो जॉल पर मोल। लास्ट पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी चेंज यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज, अ स्पेशल केस ऑफ हेस्ला
using bond energies to estimate change in enthalpy for a gas based reaction. अब एक पावरफुल एप्लीकेशन देखें कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं एंड फ्री गैशियस एटम बन जाता है और एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो पॉजिटिव होती है। ऑल द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स ब्रोकन, और ये चेंज हो जाते हैं इनटू द फ्री गैशियस एटम की फॉर्म में। और इस स्टेप में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है एंड इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट किया जाता है बाय एडिंग बॉन्ड एनर्जीज। स्टेप 2 में क्या होता है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इस केस में एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है। इसमें क्या होता है कि एटम्स कंबाइन होते हैं और इसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बन जाती है, और इस स्टेप में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है एंड बॉन्ड एनर्जीज आर टेकन विद द नेगेटिव साइन। बॉन्ड एनर्जीज में नेगेटिव साइन होता है, यानी यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। सो एटम मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड एनर्जीज नेगेटिव साइन के साथ ही मतलब ली जाती हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, सम ऑफ द बॉन्ड ब्रेक माइनस सम ऑफ द एनर्जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड ब्रोकन में से हम माइनस करेंगे फॉर्म्ड। सो कॉमन बॉन्ड एनर्जीज हैं, एग्जांपल्स हैं, कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है उसकी प्लस 805 किलो जॉल पर मोल बॉन्ड एनर्जी होती है। कार्बन टू हाइड्रोजन जो है प्लस 410 किलो जॉल पर मोल। कार्बन टू क्लोरीन 336 किलो जॉल पर मोल एंड ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन 496 किलो जॉल पर मोल। ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड एनर्जीज है जो कि नेक्स्ट मेडिकल में यूज़ होंगी। उसके बाद हम सिंपल प्रॉब्लम 6.6 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या ये जो एग्जांपल है ना ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द बॉन्ड एनर्जीज। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जीज यूज हो रही हैं और दिस इज अ स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ हेस्ला। अच्छा, यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है कि हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ। इसके रिजल्ट में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास बने। अब यहाँ पे अगर हम हेस्ला को यूज़ करें तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो थे ये मोलिक्यूल्स की फॉर्म में थे, गैस की फॉर्म में थी। अब यहाँ से ये चेंज हो गई एटम की फॉर्म में, यानी कि 2 एटम हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, और इसके बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में चेंज हुए। सो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी है ना वो है 436 किलो जॉल पर मोल। एंड उसके बाद जो बॉन्ड एनर्जी है क्लोरीन टू क्लोरीन विच इज़ 242 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे एंड हमारे पास जो रिएक्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 678 किलो जॉल पर मोल। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने। तो अब यहाँ पे जो H और Cl की बॉन्ड एनर्जी होती है विच इज़ 431 किलो जॉल पर मोल। अब हमारे पास HCl 2 बार बन रहा है, 2 टाइम्स बन रहा है। सो अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 862 किलो जॉल प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी आ गई है। सो अब हमने क्या करना है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट्स को माइनस करना है। सो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स को माइनस कर देंगे प्रोडक्ट से। सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी विच इज़ -184 किलो जॉल फॉर द 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के लिए हम -184 को डिवाइड कर देंगे 2 से किलो जॉल पर मोल, और हमारे पास -92 किलो जॉल पर मोल वैल्यू आ जाएगी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। सो ये 1 मोल के लिए हुआ, तो 1 मोल ऑफ HCl, क्योंकि HCl 2 टाइम्स बना है ना, तो हम अगर 1 मोल की बात करें तो वो -92 होगा। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ना ये शो करता है रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, मीन्स इस केस में हीट रिलीज हो रही है जब जब HCl बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर। कोई भी मसला हो आज के लेक्चर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।